हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। भाई अगर आपकी बाइंग लिस्ट में एक छोटी गाड़ी है जो कि आपको बजट सेगमेंट में चाहिए, फीचर लोडेड गाड़ी चाहिए, तो एक गाड़ी के बारे में हम बात करेंगे जिसको रिसेंटली एक माइल्ड अपडेट मिला गया है जो कि है टाटा की टियागो लाइनअप। अब टियागो लाइनअप में ना एक तो टाटा की टियागो आती है, एक आती है आपकी कॉम्पैक्ट सेडान जो कि है टाटा की टिगोर और एक इनके ईवी वेरिएंट्स आते हैं जो कि है टाटा टियागो ईवी और टाटा टिगोर ईवी। अब ये जो वेरिएंट्स है ना, इनको भाई बहुत ही माइनर सा कॉस्मेटिक अपडेट दिया गया था, जो कि दिया गया था 4 से साढ़े 4 साल पहले। अब उसके बाद ना इसको एक रिक्वायरमेंट ड्यू था कि भाई इसको या तो एक अपडेट दिया जाए या इसकी जनरेशन चेंज किया जाए। अब ये जो छोटी गाड़ी है ना, ये ऑलरेडी बहुत अच्छे लुक के साथ आती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस गाड़ी का जो फ्रंट लुक है, बैक लुक है, ये प्रोपोर्शन में है काफ़ी ज़्यादा। मतलब ऐसा नहीं है कि पीछे से थोड़ा-सा ऑड लग रहा है, जैसे कि इग्निस लगती है, या फिर आगे से थोड़ा-सा ऑड लगे, जैसे छोटा-सा लगे। मतलब ये गाड़ी जब आप देखोगे ना, तो लंबी लगती है। मतलब जितना इसमें स्पेस है, उस हिसाब से थोड़ा-सा लंबी दिखती है। तो इसका जो शेप है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे भी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको इन्होंने क्या करा है ना, एक माइल्ड सा अपडेट दिया है। अब वो अपडेट क्या है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्या 2025 में आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या फिर आपको इसका पुराना जो वर्ज़न है ना, वही उठाना चाहिए शोरूम से? तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, अब सबसे पहले हम पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीज़ है जो आपको कंसीडर करनी है जब आप गाड़ी ले रहे हैं ये वाली। देखिए, सबसे पहली चीज़, जैसे मेरे पास भी टाटा की टियागो है, इसमें एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आती है ना, वो है इसका स्टीयरिंग व्हील। अब स्टीयरिंग व्हील पसंद आने के मुझे 2 कारण लगते हैं। अब भई सबसे पहला कारण कि ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, बहुत कम गाड़ियाँ देती हैं इसे, आपको जो है नीचे वाले वेरिएंट से ही मिलने लग जाता है। ईज़ी टू होल्ड है, अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, स्टीयरिंग आप नीचे करके चलाते हैं तो पैरों में नहीं अटकता है। तो ये काफ़ी छोटा कॉम्पैक्ट सा स्टीयरिंग व्हील है, अच्छा लगता है, लुक भी आप देख सकते हैं कि कोई ऐसी बुराई नहीं है। नीचे से जैसे इसका शेप दिया गया है ना, पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है, काफ़ी अच्छा-सा लगता है देखने में। और हॉर्न की जो प्लेसमेंट है ना, इसमें साइड में दी गई है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप टर्न में यूज़ करते हैं या फिर आप एक हाथ से गाड़ी चला रहे थे, तो साइड में एक्सेस करने में बहुत आसानी रहती है। तो ये तो बात हो गई स्टीयरिंग व्हील की। अब नई गाड़ी में इन्होंने क्या करा है ना, कि इन्होंने स्टीयरिंग व्हील डाल दिया है जो टाटा नेक्सॉन में सबसे पहले इन्होंने लॉन्च करा था। मतलब इल्यूमिनेशन के साथ जो आता है, बीच में टाटा का जो लोगो है वो ग्लो करता है। मेरे नोन के बंदों के पास भी वो नई गाड़ी है, पर उसमें एक दिक्कत आती है कि उसमें जो बीच का जो पैनल है ना, जो कि इन्होंने ग्लॉसी ब्लैक में दिया गया है, उसमें ना स्क्रैचेज़ आती हैं। अब स्क्रैचेज़ कैसे आती हैं, देखिए जैसे आप इस गाड़ी में देख सकते हैं कि जो एसी का मॉड्यूल है ना, इसके बैकग्राउंड में जो है पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है। अब इसके जब हम नॉब वगैरह है इनको रोटेट करते हैं ना, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि भई जो जहाँ पर हमारी उँगलियाँ टच होती हैं, वहाँ पर क्या है, स्क्रैच पड़ने लगे हैं। तो उन स्क्रैच से क्या होता है ना, ये धीरे-धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी शो जो है पूरी तरह से चली जाती है। अब वो तो ऐसी जगह पे लोकेशन है कि जहाँ पर आपका ध्यान उतना नहीं जाएगा, पर स्टीयरिंग व्हील में जब वो स्क्रैचेस पड़ेंगी ना, तो वो जैसे ही आपकी नज़र जाएगी या जो भी गाड़ी में बैठेगा, ऐसा लगेगा गाड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है टाइम से पहले ही। तो भई उस जगह पे एटलीस्ट जो रेगुलर यूज़ होने वाली जगह है, जो ज़्यादा यूज़ होती है, जैसे वहाँ पर हॉर्न की प्लेसमेंट है और वो यूज़ ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे साफ-सफाई भी ज़्यादा होगी, कपड़ा लगेगा तो स्क्रैच पड़ सकते हैं। तो उस जगह को थोड़ा-सा इन्हें या तो मैट ब्लैक में देना चाहिए था या फिर कुछ टेक्सचर डाल देना चाहिए था, जिस वजह से उसमें स्क्रैच ना पड़े। तो वो चीज़ थोड़ा-सा डील ब्रेकर हो सकती है। प्लस एक और चीज़ है इसमें कि वो स्टीयरिंग व्हील अब की जो टाटा टियागो आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके स्टीयरिंग व्हील से थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा है। अब शायद उसकी शेप ऐसी है कि वो बड़ा लग रहा है, क्योंकि वो बीच में ना उसमें ज़्यादा मतलब चीज़ें नहीं है, तो वो थोड़ा-सा खाली-खाली लग रहा है, इस कारण भी बड़ा लग सकता है। पर वो उतना ज़्यादा इस गाड़ी में नहीं जच रहा है। कोई बड़ी गाड़ी होती ना, उसमें ज़्यादा अच्छा लगता, अपीलिंग लगता, पर ये छोटी गाड़ी है तो उसमें एक छोटा स्टीयरिंग व्हील ज़्यादा अच्छा लगता। तो आप ये पुरानी टियागो है, इसका स्टीयरिंग व्हील बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब दूसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि डील ब्रेकर है, कि भई इन्होंने कुछ वेरिएंट से ना आपकी फीचर रिचनेस हटा दी है। फीचर रिचनेस मतलब अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं तो वो वैल्यू फॉर मनी तो है ही, पर कई लोगों का बजट इतना नहीं होता है। तो अगर आपका बजट कम है, तो आप ज़्यादातर एक्सएम मॉडल लेना पसंद करते हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा बिकता है बीच का मॉडल। तो एक्सएम मॉडल में ना कुछ ऐसे फीचर्स थे, जैसे आपका एडजस्टेबल मिरर्स होते थे, आपका फेंडर पे इंडिकेटर ना होके आपके ओआरवीएम में इंडिकेटर होता था, तो ये अच्छे फीचर्स हुआ करते थे। अब कंपनी ने इन्हें चुपके से हटा दिया, मतलब डाउनग्रेड कर दिया। अब कंपनी का ये कहना है कि प्राइस तो भई हमने उतना ही रखा है। तो वो प्राइस को मैनेज करने के लिए, क्योंकि कुछ फीचर्स इन्होंने बढ़ाए हैं, जैसे स्टीयरिंग व्हील नया दिया है इन्होंने, सीट एडजस्टमेंट दे दिया गया है अब एक्सएम में, तो वो चीज़ बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने कुछ फीचर्स कट करे हैं, जिससे प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस फील ना हो, ऐसा लगे कि प्राइस इन्होंने सेम रखे हैं। तो वो फीचर्स हटा दिए गए हैं। अब जो लोग यूज़ कर रहे हैं मिड वेरिएंट, वो समझ पाएँगे कि अगर उन्हें डंडी से अपने मिरर्स एडजस्ट करने पड़े तो कितनी दिक्कत हो सकती है। तो वो एक अच्छा फीचर है, मस्ट हैव फीचर है गाड़ियों में, वो तो बेस मॉडल से ही देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जब आप पहाड़ी रास्तों में जाते हैं, सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। दोनों मिरर्स आप इज़िली एडजस्ट कर सकते हैं, फ़ोल्ड कर सकते हैं,
एक बटन की मदद से। तो वो फीचर होना चाहिए इलेक्ट्रिकली, आप मतलब ऑटोमेटिक फोल्डिंग ना हो पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको देने चाहिए, उनको नहीं हटाना चाहिए। ठीक है, अब ये तो बात हो गई डाउनग्रेड की। अब अपग्रेड क्या किया गया है? अपग्रेड किया गया है आपकी हेडलाइट्स। अब हेडलाइट्स में क्या अपग्रेड किया गया है कि एलईडी हेडलैम्प आपको दे दिया गया है। अब टियागो में जो भाई आता है, प्रोजेक्टर आता है इस टाइम पे, और नीचे फॉग लैंप है, ये भी आपका हेलोजन में आते हैं, ऊपर भी हेलोजन हो गया आपका, नीचे भी हेलोजन हो गया। तो टियागो में जो सेटअप है ना हेडलाइट का, वो दो पार्ट में आता है। उसमें हाई बीम जो है वो आपके रिफ्लेक्टर बेस्ड है, और जो लो बीम है वो प्रोजेक्टर बेस्ड है, दोनों ही हेलोजन आते हैं। आप दूर से इस गाड़ी को देखेंगे ना, इसकी हेडलाइट को, तो ये ज्यादा अपीलिंग लगती है। अगर आप रात को यूज कर रहे हैं, शायद लाइट उतनी ज्यादा सफिशिएंट ना लगे आपको, पर आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं। पर जो लुक है ना, वो इस लाइट का ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। जो नई हेडलाइट इन्होंने दी है, मतलब सिंगल उसमें आपको कंपार्टमेंट दिया गया है हाई बीम लो बीम के लिए, तो वो उतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं लग रही है। जैसे स्विफ्ट की लाइट है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है पर्सनली। उसमें सिंगल आपका प्रोजेक्टर है जिसमें हाई लो चलता है, पर वो बहुत अच्छी लाइट है। टियागो की लाइट उतनी ज़्यादा अपीलिंग नहीं लग रही है। पुरानी हेडलाइट ना बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अब बात करते हैं थ्रो की। थ्रो अभी तक चेक नहीं हुआ है, किसी ने चेक नहीं करा है, तो जब वो आएगी रोड पे तब पता चलेगा कि उसकी लाइट कितनी ज़्यादा पावरफुल है। हेलोजन से तो थोड़ा इंक्रीमेंट हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं कि वो सफिशिएंट हो, तो उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। पर यह है कि लुक वाइज ये हेडलाइट ज़्यादा अच्छी लगती हैं, अपग्रेड करा देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी लगने लग जाएगी। इसमें एक और चीज़ है कि भाई इन्होंने फॉग लैम्प नहीं हटाए हैं। जैसे मैक्सिमम गाड़ियाँ जैसे नेक्सॉन है, फॉग लैम्प की प्लेसमेंट ऐसी हो चुकी है, या फिर बोलते हैं कि लो बीम से ही फॉग लैम्प आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ इन्होंने कारनामा नहीं करा है। हेडलाइट ऊपर प्लेस्ड है, फॉग लैम्प नीचे प्लेस्ड है। बहुत रेयर गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें कि फॉग लैम्प आ रहा है। आपकी नियोस से भी हटा दिया गया है, इग्निस में दिया गया है अभी, उससे भी पता नहीं अब अपडेट होगा तो कब गायब हो जाएगा। फॉग लैम्प देने चाहिए, फॉग लैम्प की रिप्लेसमेंट हेडलाइट नहीं कर सकती है। अब नीचे हेडलाइट देने का ना सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कहीं अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, बम्पर कोने में टच हो गया, तो हेडलाइट में डैमेज आ जाता है। फिर आपको पूरी गाड़ी जो है उसी में चलानी पड़ेगी, या तो आपको पूरी हेडलैम्प रिप्लेस करनी पड़ेगी। अगर हेडलाइट ऊपर होती है ना, तो डैमेज होने के चांसेस कम रहते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब अगले फीचर के बारे में बात करते हैं जो इन्होंने अपग्रेड नहीं करा है, जो मतलब मैं डाउनग्रेड ही बोलूँगा उसे, कि अभी भी अपडेटेड मॉडल में नहीं दिया गया है, वो है इसका रियर बूट का एक्सेस। अब रियर बूट को एक्सेस करने के ना टियागो में दो तरीके हैं। चाहे आप टॉप मॉडल लीजिए, उसमें क्या है कि भाई आपको अंदर या तो लीवर से खुलना पड़ेगा, या फिर आपको बाहर चाबी लगा के खुलना पड़ेगा। भाई रियर को आपको रिमोटली एक्सेस करने का एक ऑप्शन देना चाहिए था, जैसा आपका एनआरजी में दिया गया है, या फिर आपको पुश बटन देना चाहिए था इस गाड़ी में अपडेट करके। अब इन्होंने डिफरेंशिएट करा है दो अलग अलग मॉडल्स में। जैसे टियागो का एनआरजी आता है थोड़ा सा रगेड लुक के साथ, तो उसमें इन्होंने क्या करा है कि कुछ फीचर्स काटे हैं, जैसे प्रोजेक्टर लाइट नहीं दी है, अलॉयज नहीं दिए हैं, पर उसमें इन्होंने पुश बटन स्टार्ट सिस्टम दिया गया है। तो वो भाई इसमें सेंसर नहीं दिए गए हैं। टियागो जो नॉर्मल पेट्रोल में आती है ना, उसमें ये फीचर नहीं है। उसमें आपको जो अगर बूट खोलना है तो वो भी चाबी लगा के खुलना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टॉप मॉडल वाली फीलिंग नहीं आती है। तो ये फीचर आप दे सकते थे। थोड़ा सा कितना पैसा लगता है यार, 10-15 हज़ार आप बढ़ा देते, पर वो सेंसर अगर आप देते ना तो थोड़ा अपीलिंग प्रोडक्ट लगता, क्योंकि इसमें ऑलरेडी फीचर्स बहुत सारे आते हैं, सब कुछ दिया गया है, ऐसी कोई कमी नहीं है। तो वो फीचर आप दे सकते थे इसमें, तो ये डील ब्रेकर थोड़ा सा हो सकता है। तो इंटीरियर की बात कर ले तो यहाँ पर जो पुरानी टियागो अभी तक आ रही थी, तो भाई इसमें आपको 7 इंच का टच स्क्रीन देखने को मिलता था। तो ये टच स्क्रीन है भाई, इसको आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग है, यहाँ पर से आप क्लॉक एक्सेस कर सकते हैं। ये भाई मोड्स वगैरह, यहाँ पर कुछ भी आपको चेंज करना है वो ईजिली आप एक्सेस कर सकते हैं, सेटिंग वगैरह। उतना ज़्यादा डील ब्रेकर नहीं है, पर थोड़ा सा इसमें आपको लैग देखने को मिलता है, कभी कभी ये अटक भी जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार अटकेगा, पर यह है कि आप 20 में से 1 या 2 बार ये अटकता है, दिक्कत करता है। तो ये भाई थोड़ा सा इसे अपडेट की रिक्वायरमेंट थी, जो अब कर दी गई है। और इसमें आपको बेसिक सेटिंग सब कुछ मिल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था क्योंकि इंटीग्रेट हो जाता था, और मतलब अच्छे से इन्होंने ये लेआउट सेटअप करा था। अब जो नया वाला है वो फ्लोटिंग टाइप में है। फ्लोटिंग टाइप में होता क्या है ना, वो थोड़ा सा उभरा हुआ सा दिखता है, मतलब पीछे ऐसा लगता है खोखला सा। तो थोड़ा सा इस टाइप तरीके से आपको जैसे पंच में आता है ना, उसी को आप थोड़ा बड़ा कर दीजिए, तो उस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है, 10+ इंच का आपको देखने को मिलेगा। तो फुल HD में है वो, तो उसकी क्लैरिटी काफ़ी अच्छी होगी। आई होप ये जो है इसकी क्लैरिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पर काम आपका चल जाता था। तो ये एक वेलकम एडिशन है। इसके साथ इन्होंने जो कैमरे का इंटीग्रेशन कराया वो बहुत अच्छा कराया, इसको अपडेट की ज़रूरत थी। जो ये कैमरा अभी ये यूज़ करते थे वो इस टाइप का होता रहा। देखिए बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, पर आपको ऐसी दिक्कत नहीं होगी विजिबिलिटी के मामले में। पर हाँ ये है कि उतना ज़्यादा क्लियर नहीं था, थोड़ा सा ग्रेन्स आते थे जब थोड़ा सा लो लाइट होती है। पर अब जो नया है वो HD में है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैमरा है। नेक्सॉन में आपने देखा होगा, उसकी क्लियरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो वो एक वेलकम एडिशन है। साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन्होंने अपडेट कर दिया है। पहले जो आता था कुछ इस तरीके का आता था, इसमें यहाँ पर भी टैकोमीटर आपको देखने को मिलता है। ये फ्यूल गेज हो गया, ये आपका बैटरी का टेम्परेचर हो गया,
गया और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जो नेसेसरी है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब इन्होंने इसे अपडेट कर दिया है, कुछ डायल टाइप का सिस्टम दे दिया है इन्होंने, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। ये भी ओकेश था, काम चल जाता था, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पर्सनली जो है एनालॉग को पसंद करता हूँ, क्योंकि इसमें आप आरपीएम जो रेज होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। पर अब जो इन्होंने नया सिस्टम दिया वो काफ़ी अच्छा है, तो वो एक वेलकम एडिशन है। डाउनग्रेड की बात करूं तो भाई जो इंटीरियर का कलर है ना, ये इन्होंने थोड़ा सा इसके साथ अजीब सा कर दिया है, क्योंकि इन्होंने और लाइट कर दिया है पूरे कैबिन को। थोड़ा सा क्लस्ट्रोफोबिक जो होता है ना, थोड़ा अंदर से घुटन सी, उसको कम करने के लिए इन्होंने थोड़ा सा शेड लाइटर यूज़ कर रहा है। पर आई डोंट नो कितना सक्सेसफुल होगा, क्योंकि फ्रंट में अगर इन्होंने लाइट करा है इसे तो भाई थोड़ा सा ग्लेयर ज़्यादा हो सकता है। अभी मतलब मुझे ऐसा पता नहीं है कि कितना होगा, क्योंकि ब्लैक के कारण ना ग्लेयर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ का रिफ्लेक्शन विजिबल नहीं होता है उतना, थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो इन्होंने कलर जो लाइट करा है, देखिए अभी ये डार्क कलर में आता है। टॉप मॉडल में पहले ऑफ वाइट आता था नीचे, और जो लोअर मॉडल्स होते थे उसमें डार्क ग्रे कलर आता था। अब इन्होंने क्या करा है, गाड़ी में पूरा चेंज करके इसको बिल्कुल लाइट ग्रे कर दिया है, और नीचे जो है ऑफ वाइट ही, थोड़ा सा इससे शायद टोन अलग हो सकता है। तो ये इन्होंने कॉम्बिनेशन यूज़ करा है, थोड़ा सा खुला खुला एनवायरनमेंट देने के लिए गाड़ी के अंदर, की थोड़ा गाड़ी बड़ी भी लगे, स्पेशियस लगे, एयरी लगे। पर ये जो लाइट कलर है ना, ये गंदा भी जल्दी होगा, क्योंकि भाई आप देख सकते हैं जहाँ पर भी आपके हाथ लगेंगे, अगर थोड़ी सी भी गंदगी है ना, डायरेक्ट इस पर आ जाएगी। तो आपको इसको रेगुलर क्लीन करना पड़ेगा, कहीं पर शूज़ लगेंगे, कहीं पर हाथ लगेंगे गंदे। तो बच्चे छोटे अगर ट्रैवल करते हैं ना, तो ज़्यादा आपको साफ़ सफाई रखनी पड़ेगी, बस ये प्रॉब्लम होती है, बाकी ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। बाकी राइडिंग डायनामिक्स, आपका सीटिंग पोजीशन, आपकी हैंडलिंग, कोई भी चीज़ नहीं बदली है। बूट स्पेस भी वही है, इंजन की पावर भी वही है, आपका जो इंजन है वो भी सेम वही यूज़ किया गया है, कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि भाई ये एक सिर्फ एक फेसलिफ्ट सा है, इसमें कोई आपका जनरेशन चेंज नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अगर आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप कोई ऐसा वेरिएंट ले रहे हैं जिसमें भाई डील ब्रेकर हो सकता है, तो उससे आपको बचना है। अब फाइनल वर्डिक्ट जो है, जो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए आज की डेट में, या फिर अपडेटेड जब हो के आएगी तब लेनी चाहिए। तो उसका सिंपल सा आंसर है, अगर आप लेना चाहते हैं मिड वेरिएंट इसके, तो भाई उनमें आपको नुकसान हो सकता है नया वेरिएंट लेके, क्योंकि उनमें फीचर्स कुछ कट हो चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका एडजस्टेबल मिरर हो चुका है, फेंडर पे इंडिकेटर आ चुका है जो कि बहुत ऑड सा लगता है, तो वो चीज़ें आ चुकी हैं, कुछ फीचर्स कट हो चुके हैं, जो ऐड हुए हैं वो उतने ज़्यादा शायद आपके लिए बेनिफिशियल ना हो। तो अगर आप मिड वेरिएंट लेना चाहते हैं इस गाड़ी का, तो आप भाई कोशिश करें कि आप जो पुराना मॉडल है, मतलब जो अभी आ रहा है करंट, इसको आप परचेज करने की कोशिश करें, नए अपडेट की तरफ ना जाएं। पर अगर आप टॉप मॉडल लेना चाहते हैं, आप चाहते थे कि भाई मुझे हेडलाइट अपग्रेड करनी होती है गाड़ी में, या फिर भाई आपको कुछ ऐसे फीचर्स चाहिए कि भाई आप पुराने टियागो को देख के बोर हो चुके हैं, कुछ नया सा चाहिए आपको, उनमें से अगर आप हैं तो भाई आप जो अपडेटेड मॉडल है ना, उसका वेट करिए, जैसे ही वो आ जाएगी शोरूम्स में तो आप उसको परचेज कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाड़ी तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये था छोटा सा एक डिस्कशन कि भाई आपको टियागो पुरानी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ ऑटो सेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।